बच्चे 2023 का सेट ए आप देख रहे हैं सामने। 2023 मेन एग्जाम का यानी कि एनुअल एग्जाम का आपके सामने है सेट ए, और हम आज आपको समझाने जा रहे हैं इस पेपर के 4 मार्क्स क्वेश्चंस। यस, 4 मार्क्स क्वेश्चंस। सेट ए के आपको आज क्लियर करेंगे हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। आपको मालूम है 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके बच्चे 4 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में इस सेट में आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। यस, मैं न्यूमेरिकल पोर्शन बाद में कराऊंगा, पहले मैं थ्योरी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चे, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बच्चे संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन हेतु तथा इसके लाभ हानि समायोजन हेतु जनरल प्रविष्टियां लिखिए। ओके, तो इसका आंसर अपन समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। बच्चे जनरल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन, जनरल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। फर्स्ट जनरल एंट्री आप देखेंगे, संपत्तियों का मूल्य बढ़ने पर, संपत्तियों का मूल्य बढ़ने पर, यानी इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स इंक्रीज होने पर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। बच्चे इस केस में जब आपकी असेट्स इंक्रीज होगी तो आप असेट्स अकाउंट, जो भी असेट्स हो जिसका नाम है, जैसे कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, यदि लैंड है तो लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्लांट है तो प्लांट अकाउंट को डेबिट करेंगे। असेट्स यदि इंक्रीज हो रही है तो उस असेट्स अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि असेट्स जब इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट होता है, और बच्चे जब भी गेन होगा यानी फायदा होगा, प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, और जब नुकसान होगा तो ये अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट्स इंक्रीज होने पर आपको फायदा होता है, गेन होता है, असेट्स प्राइस इंक्रीज्ड। संपत्ति खाते को आप नाम यानी कि डेबिट करेंगे, नाम मींस डेबिट होता है, और पुनर्मूल्यांकन खाते को आप क्रेडिट करेंगे, खाते से, खाते से का मतलब होता है क्रेडिट, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। सेकंड है बच्चे, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। बच्चे संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर आप एंट्री बनाएंगे, क्योंकि जब भी आपकी असेट डिक्रीज होगी तो डिक्रीज इन असेट्स को आप क्रेडिट करते हैं, और असेट्स के डिक्रीज होने पर आपको लॉस होगा तो लॉस अकाउंट, लॉस होने पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, जो भी असेट्स जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उस असेट्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। असेट्स प्राइस डिक्रीज। बच्चे पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है, और आपको संपत्ति खाते को क्रेडिट करना है उसके नाम से। यस, संपत्ति के मूल्य में कमी। बच्चे दायित्व में कमी आने पर, डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। आपकी जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपको गेन होगा। यस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो इस केस में बच्चे आप लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट होता है डेबिट, और यहां पर आपको गेन होगा, इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज्ड। दायित्व खाते को आप
उसके नाम से डेबिट करेंगे और पुनर्मूल्यांकन खाते को आप क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि दायित्व में हो रही है कमी। दायित्वों में वृद्धि होने पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बच्चे जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको होगा नुकसान, और नुकसान यानी कि लॉस होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और लायबिलिटीज जो भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है उसके अकाउंट को आप उसके नाम से करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा बच्चे, और दायित्व खाते उसके नाम से आप करेंगे उसको क्रेडिट दायित्व में वृद्धि होने पर। बच्चे पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर, हानि कब होती है? जब डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट का टोटल ज्यादा होता है तो होता है नुकसान। तो बच्चे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इस केस में बच्चे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड, लॉस जो भी होगा वो डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को आपको डेबिट करना है और पुनर्मूल्यांकन खाते यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। पुनर्मूल्यांकन से हानि का विभाजन। बच्चे पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर, यानी कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या गेन ऑन रिवैल्यूएशन, बच्चे यहां पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है ना रिवैल्यूएशन पे। प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट का टोटल स्ट्रांग होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे डिफरेंस अमाउंट से, और जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा और साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट होंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिवाइडेड पुनर्मूल्यांकन से लाभ का विभाजन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 में आपको थ्योरी क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अंशों पर प्राप्त अधिमूल्य के 4 उपयोग लिखिए। ओके, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको सिर्फ 4 यूज बताने हैं। तो भाई फर्स्ट है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज टू फुलफिल फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। बच्चे अंश प्रीमियम की रकम का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, यह है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। सेट ए, यस मैं लिख देता हूं, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 सेट ए का आंसर। तो बच्चे अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अंश प्रीमियम की रकम का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। फर्स्ट, इन राइटिंग ऑफ द प्राइमरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। बच्चे कंपनी के जो भी प्रारंभिक खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, उनको अपलिखित करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। सेकंड, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। बच्चे कंपनी के द्वारा दे अभिगोपन कमीशन के अपलेखन में किया जा सकता है। बच्चे यदि कंपनी के जो भी खर्चे होते हैं शेयर्स को इश्यू करने पर, डिबेंचर्स को इश्यू करने पर, जैसे कि कमीशन डिस्काउंट अलाउड, जो भी खर्चे होते हैं उनको अपलिखित करने में यानी कि रिटन ऑफ करने में इसका यूज किया जा सकता है। थर्ड है बच्चे फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको यूज कर सकती है शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करने में, अंशधारियों को बोनस अंश निर्गमित करने में।
नेक्स्ट है बच्चे प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस। बच्चे प्रेफरेंस जिनका एक टाइप होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस, यदि रिडीमेबल प्रेफरेंस का जो रिडेम्पशन है वो प्रीमियम पर हो रहा है, यानी कि आपको उनकी नॉमिनल वैल्यू के अलावा भी वैल्यू देनी पड़ रही है, तो उस जो ऊपर वाली वैल्यू होती है यानी कि जो प्रीमियम अमाउंट होता है उसमें इसका यूज किया सकता है, यानी कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन यानी कि रिडेम्पशन पर देय प्रीमियम के प्रावधान हेतु। नेक्स्ट है बच्चे फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करती है वो भी प्रीमियम पर करती है, तो उस प्रीमियम को आप एडजस्ट कर सकते हैं, उस प्रीमियम में आप इसको यूज कर सकते हैं, किसको, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम देने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चे टू बाई बैक इट्स ऑन शेयर। सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग अपने स्वयं के अंशों या प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप यूज कर सकते हैं इन राइटिंग ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा जो भी देय अभिगोपन कमीशन है उसके अपलेखन में, फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, अंशधारियों को बोनस अंश निर्मित करने में, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम के प्रावधान हेतु, और फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम देने के लिए, और लास्ट से बच्चे आपका टू बाई बैक इट्स ऑन शेयर्स। सेक्शन 68 याद रखना, सेक्शन 68 अपने स्वयं के अंशों या प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए, धारा 68 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चे, जिसमें आपके दोनों थ्योरी क्वेश्चंस हैं। आपको ध्यान रखना है एमपी बोर्ड में बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है, अधिकतर ऐसा होता है, थ्योरी के ऑप्शन में थ्योरी आ जाता है, न्यूमेरिकल के ऑप्शन में न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आपको दोनों तरह के ही क्वेश्चंस को कंप्लीट तैयार करना है, आपको न्यूमेरिकल भी तैयार रखना है और आपको थ्योरी भी कंप्लीट तैयार रखना है। इस कॉम्बिनेशन से ही आप 95 प्लस मार्क्स लेके आ पाएंगे अकाउंटेंसी के पेपर में, जब आपके दोनों ही पोर्शन मजबूत होंगे, यानी थ्योरी पोर्शन भी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी। तो न्यूमेरिकल में पोर्शन अलग करा रहा हूँ, अभी परीक्षा बोध सीरीज चला रहा हूँ, उसमें से आपको मैं न्यूमेरिकल पोर्शन करा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रखिए, दोनों को अच्छे से तैयार कीजिए, फिर देखिए आपके 95 प्लस क्यों नहीं आते अकाउंटेंसी में। क्वेश्चन है बच्चे रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के कोई 4 लाभ लिखिए। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के आपको लाभ बताने हैं, आपको यूजेस बताने हैं, आपको उपयोगिता बतानी है, आपको एडवांटेजेस बताने हैं बच्चे। चलिए अपन करते हैं बच्चे इसके एडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। सेट ए। बच्चे फर्स्ट एडवांटेज या फर्स्ट मेरिट यानी कि लाभ जो है वो है टूल ऑफ फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन का उपकरण है, यानी टूल ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चे बिजनेस में आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है और ये उसका उपकरण है, यानी उपकरण का मतलब आप इसकी सहायता से अपने कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ कैश ऑफ द एंटरप्राइजेस। बच्चे रोकड़ प्रवाह विवरण व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। थ्रू दिस वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कैश। बच्चे इसके द्वारा रोकड़ के स्रोतों तथा उसके उपयोगों की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। इट हेल्पफुल टू एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ कैश फॉर फ्यूचर। बच्चे इससे प्रबंधकों को भविष्य के लिए रोकड़ की उपलब्धता का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। ओके, तो टूल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट is helpful in planning the short-term need of cash of the enterprises. Through this,
we get the information about sources and uses of cash. It is helpful to estimate the ability of cash for future. बचे अल्पकालीन वित्तीय नियोजन का उपकरण। रोकड़ प्रवाह विवरण व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। इसके द्वारा रोकड़ के स्रोतों तथा उसके उपयोगों की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। इससे प्रबंधकों को भविष्य के लिए रोकड़ की उपलब्धता का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। ओके। सेकेंड है बच्चे, हेल्पफुल टू असर्टेन द सॉल्वेंसी इन बेटर वे। हेल्पफुल टू असर्टेन द सॉल्वेंसी इन ए बेटर वे, उचित शोधन क्षमता के निर्धारण में सहायक। हेल्पफुल टू असर्टेन द सॉल्वेंसी इन बेटर वे। बच्चे थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट रियल सॉल्वेंसी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बच्चे रोकड़ प्रवाह विवरण से इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि व्यवसाय की वास्तविक शोधन क्षमता की स्थिति क्या है। वास्तविक शोधन क्षमता की स्थिति क्या है, यानी सॉल्वेंसी को असर्टेन कर सकते हैं हम। सॉल्वेंसी मींस कंपनी यानी एंटरप्राइज अपने दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ है या नहीं। इस सॉल्वेंसी को हम चेक कर सकते हैं बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट है बच्चे, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। रोकड़ बजट निर्माण में सहायक। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। It helps in making cash budget. Manager can estimate with its help in which cash received are more and in which month it is less. बच्चे रोकड़ प्रवाह विवरण भविष्य की अवधि के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इससे भविष्य हेतु रोकड़ का बजट निर्माण करने में सहायता मिलती है। प्रबंधकों को इस बात का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है किन अवधियों में रोकड़ की प्राप्तियां अधिक होगी और किन महीनों में कम। यानी कैश किन महीनों में आपके पास ज्यादा आएगा, किस पीरियड में बिजनेस एंटरप्राइजेस में, और किस मंथ में कम आएगा। तो ये भी जानकारी मिल जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, हेल्प मिलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट है बच्चे, नॉलेज ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो। रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति का ज्ञान। बच्चे फ्रॉम द मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट पोजीशन ऑफ ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो कैन बी नॉन। बच्चे नॉलेज ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने से रोकड़ की प्रवृत्ति या झुकाव की स्थिति का पता चल जाता है। फ्रॉम मेकिंग cash flow statement position of trend of cash flow can be known. Along with it, cash used in investing financing activity can also be known. बच्चे इसके साथ विनियोग एवं वित्तीय क्रियाओं में रोकड़ के उपयोग का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेनिफिट यानी कि लाभ। अगला क्वेश्चन है बच्चे 23 का ऑप्शनल क्वेश्चन, जो कि थ्योरी क्वेश्चन ही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। विनियोग यानी कि निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ अंतर्वाह बहिर्वाह के उदाहरण लिखिए। राइट एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए बच्चे आपको बताते हैं एग्जांपल। बच्चे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चे एक कॉलम में आप बताएंगे कैश इनफ्लोज और दूसरे कॉलम में बताएंगे आप कैश आउटफ्लो। रोकड़ अंतर्वाह यानी कि कैश इनफ्लो, रोकड़ बहिर्वाह यानी कि कैश आउटफ्लो। बच्चे इनफ्लो होगा जब भी आपको कैश रिसीव होगा असेट्स को बेचने से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त रोकड़ से क्या होगा बच्चे, इनफ्लो होगा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों को जब आप बेचेंगे, विनियोगों के विक्रय से प्राप्त रोकड़, इससे क्या होगा बच्चे, इनफ्लो होगा।
इंटरेस्ट रिसीव, जब भी ब्याज मिलेगा आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया उस पर जब आपको ब्याज मिलेगा तो बच्चे उससे भी होगा इनफ्लो, प्राप्त ब्याज से। बच्चे आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से आपको डिविडेंड रिसीव होगा, यानी कि आपको लाभांश प्राप्त होगा, तो ये भी होगा बच्चे इनफ्लो का केस। तो इनफ्लो होगा कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव। स्थायी संपत्तियों की विक्रय से प्राप्त रोकड़, विनियोगों के विक्रय से प्राप्त रोकड़, प्राप्त ब्याज और प्राप्त लाभांश। अब बच्चे बात करते हैं कैश आउटफ्लो की। तो कैश का आउटफ्लो होगा बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्तियों का नकद क्रय। सेकंड, कैश परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, विनियोगों का नगद क्रय। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग पीरियड यानी 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको जो भी आपका पैसा खर्च होगा वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, उससे क्या होगा, आउटफ्लो। ओके, तो क्वेश्चन आज अपने यहीं पे खत्म करते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर 2024 मैन एग्जाम सेट ए के आपने आज कंप्लीट किए हैं। 3 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, 4 पूछे गए थे, 3 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एक में क्वेश्चन के ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन के ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन ही था 23 में। इस तरह आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।